पहले हम साधारण रूप में यही शुरू करते हैं, पहले अस्तित्व को ही समझते हैं, अस्तित्व की एक सामान्य रूपरेखा समझ लेते हैं। तो अस्तित्व स्वयं में सह अस्तित्व है, ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि सत्ता में संपर्क प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक एक के रूप में गिनने योग्य वस्तु है, गिनने वाला मनुष्य है, गिनने वाला मनुष्य है। एक एक के रूप में गिनने योग्य वस्तु क्या चीज है? सारा प्रकृति है, एक एक के रूप में गिना जा सकता है। जैसा एक धरती, दो धरती, चार धरती, हजार धरती, अनंत धरती, एक परमाणु, दो परमाणु, 10 परमाणु, अनंत परमाणु, ठीक है। तो एक परमाणु अंश, दो परमाणु अंश, अनेक परमाणु अंश, इस प्रकार की हम गिनतियां करने की बात है। उसके बाद जो है ना, एक धातु, दो धातु, अनेक धातु, एक मट्टी, एक प्रकार की मट्टी, दो प्रकार की मट्टी, अनेक प्रकार की मट्टी, उसी प्रकार पत्थर, उसी प्रकार मणि, इन सबको 1 2 3 4 गिनते ही है, ठीक है। इस ढंग से हमको संख्या गिनने की बात है। मनुष्य ही गिनती करता है, दूसरा कोई करता नहीं, गिनती करता है आदमी। जो गिनने योग्य वस्तु जितने भी है, ये सब प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, माने जड़ चैतन्य प्रकृति जो कुछ भी है, ये सब गिनने योग्य है। 1 जीवन, 2 जीवन, 10 जीवन, करोड़ जीवन, अरबों जीवन, ये हम गिन ही सकते हैं, ठीक है, गिनने योग्य वस्तु है। अब जो ऐसे जीवन, अनेक जीवन है, तो बड़े बड़े, बूढ़े, छोटे बड़े सब में है। ऐसे जीवन की महिमा के बारे में बताया, समानता की मुद्दे बताया कि हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में तो चारों मुद्दा समान है। अक्षय बल, अक्षय शक्ति, गठन पूर्णता, ठीक है। तो गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई के रूप में समान है, अक्षय बल अक्षय शक्ति के रूप में समान है, लक्ष्य के रूप में समान है। सभी जीवन, सभी मानव जीवन सुखी होना चाहते, ठीक है। सुखी कैसा होगा बोले? समझदारी से सुखी, ना समझी से दुखी। क्या सूत्र निकला? छोटा सा सूत्र, समझदारी से सुखी, ना समझी से दुखी, छोटा सा काम। तो अभी तक सारा संसार ये जूझता रहा, एक बार जूझता रहा कि तुम तप करोगे, योग करोगे और सन्यासी हो जाओगे, साधु हो जाओगे, तब सुखी हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, अच्छी बात है। उसको भी लोग प्रयोग किए, कुछ प्रमाण मिला नहीं। और उसके बाद दूसरा बार ये जूझे कि भाई खूब वस्तु को इकट्ठा कर ले, सुखी हो जाओगे, उसके लिए भी आदमी जूझा, उसमें भी कोई सुखी नहीं हुआ। ये दोनों सुखी ना होने के बाद सोचने की बात आता ही है। उसी सोचने की क्रम में आई समझदारी से आदमी सुखी, ठीक है, ना समझी से दुखी। समझदारी से सही, सही में हम सब एक ही, और ना समझी से गलती, गलती में हम सब अनेक ही हैं, एक दूसरे को सम्मत होते ही नहीं। आपका गलती से हम सम्मत हो जाए, मेरे गलती से आप सम्मत हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी, ऐसी बात है। इसीलिए हम गलती में अनेक हैं, ठीक है, सही में हम एक ही हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। वो समझदारी से ही हमारा ये कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है। समझदारी से सुखी होते हैं, समझदारी से ही समृद्ध होते हैं, समझदारी से ही वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं, समझदारी से ही सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख का 4 पैर, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये 4 चीज आता है तो हम सब सुखी हो गए। 4 चीज नहीं आता है, उसके लिए प्रयत्न जारी। वो प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम पूजा पाठ, योग, जग जग तप सब कर डाले। उसी क्रम में बहुत सारी चीज इकट्ठा भी किया, सब कुछ किए भी, सकल कर्म किए, हो गया, खत्म हो गया बात। तो अब क्या करना है? अब ये करना है हम समझदार होने की काम करना। इन दोनों बात से हुआ नहीं, सब सुखी हो गए, हुए नहीं। कोई मान भी ले हमारे पास बहुत है, ये दूसरा आदमी बोलता है बहुत सुखी है, वो खुद रोता है हम दुखी हैं, इस ढंग की काम है ये। तो इसी को यदि अपन सटीक सर्वे करके तैयार करते हैं, तब अपने को ये बुद्धि में, सद्बुद्धि में उपजता है
इसका कोई सही इलाज होना चाहिए, सभी सुखी हो जाए। सभी सुखी होने के लिए समझदारी है, समझदारी को सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदार होते हैं सुखी हो जाते हैं, इतना ही काम है। ठीक है। समझदारी के लिए पहला घाट क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व को हम यदि समझने जाते हैं, 4 अवस्था में अस्तित्व है। इस धरती में प्रमाणित है। पदार्थावस्था में प्रकृति प्रमाणित है। पदार्थावस्था में जितने भी मृत, पाषाण, मणि, धातुएं हैं, ये सब पदार्थावस्था में गण्य है। ये सब प्रमाणित ही है अपने अपने आचरण में। और प्राणावस्था, जो झाड़, वृक्ष, पौधे, ये सब औषधियाँ, ये सब अपने आचरणों से वो स्वयं प्रमाणित है। सारा जीवावस्था, जो मनुष्य को छोड़ करके बाकी जीव संसार है, ये भी अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है। और मनुष्य ही है त्वासहित व्यवस्था के रूप में होने में अभी प्रतीक्षित है। अब बोलिए सर, सबसे विकसित पद, सबसे पीछे की कथा, क्या मतलब है इसका? दुखी नहीं होगा तो क्या होगा भाई? विकसित पद और मैंने उसका जो सबसे पीछे की चरित्र, ठीक है ना, पीछे की चरित्र सबसे ज्यादा विकसित, इस ढंग से क्या होगा? ठीक है। तो हमारा चरित्र भी विकसित के अनुरूप होने की आवश्यकता, क्योंकि व्यवस्था जो प्रमाणित होती है हर इकाई में, चाहे पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो, ज्ञानावस्था हो, उनके चरित्र के अनुसार ही प्रमाणित होते हैं और कुछ होते भी नहीं। उसको दूसरा भाषा दे सकता है आचरण। आचरण के रूप में हर वस्तु अपने व्यवस्था को प्रमाणित करता है। वैसे मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा, छोटा सा काम। ठीक है। ये अपने को एक सूत्र मिलता है। ये सूत्र को जांचना आप ही को है, मुझको ही है, दूसरे को ही है, हर व्यक्ति को जांचना ही है अपने में। तो ऐसे जांचने जाते हैं तो हम अपने में कौन सा चीज समझने वाला है उसको पहले समझने का दौड़, समझ करके निर्वाह करने वाला क्या चीज है उसका दौड़, और दौड़ करके क्या पाएंगे इसका दौड़, पाने की बात प्रमाण का निरंतर दौड़। ये मनुष्य का पहुंच। इस पहुंच में अस्तित्व की चारों अवस्था देखा तो मानव ज्ञानावस्था में गण्य होता है। ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है भाई? मनुष्य जो है ना, जो जिसको समझाऊं मानता है उस ढंग से कार्य व्यवहार करता है। जाना नहीं रहता है तभी भी मानने की बात हर व्यक्ति में है। हम इसको जानता हूं, ऐसा कहता है दावे के साथ। ठीक है। तो वो जाना नहीं रहता है, माना रहता है। बोलते समय में जानता हूं कहता है। ये व्यतिरेक है ही। भ्रमित आदमी में यही व्यतिरेक है। जो कहता है उसको समझा नहीं रहता है। जागृत आदमी में क्या रहता है? जो कहता है उसको समझा रहता है वस्तु के रूप में। जो कुछ भी कथन है उसके मूल में कोई वस्तु है, रहता ही है। यदि वस्तु नहीं है वो कोई शब्द भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। कोई भी बात होगा उसके मूल में उसका माने वस्तु निहित रहती है। वस्तु को अर्थ कहते हैं। अर्थ कहने का मतलब है कोई वस्तु है वही अर्थ है। मानव शब्द रखा, मानव के मूल में मानव रहता ही है। तो आप रहते हैं, मैं रहता हूं, आप ही रहते हैं, आप भी रहते हैं, सब रहते हैं। मानव शब्द के मूल में मानव नाम की वस्तु रहती है। शब्द मानव नहीं है। ठीक है। शब्द एक वस्तु को इंगित कराने के लिए, निर्देशित करने के लिए शब्द, और वस्तु मूलतः माने शाश्वत है, वस्तु रहता ही है। ठीक है। इस ढंग से हर नाम से हम किसी वस्तु को बोध करना है। जीवन नाम से भी कोई वस्तु को बोध करना है। जीवन नाम की वस्तु, जीवन कहा, जीवन कहते ही हम कितने लोग इस धरती पर होंगे जो जीवन को ही पहचानते हैं और शरीर को पहचानते हैं जीवन के नाम से। आप स्वयं सोच लो। वो ये तो प्रतिशत निकालोगे तो 99% आदमी शरीर को ही जीवन मानते हैं आज की स्थिति में। पहले भी ऐसे ही रहा होगा, कोई आश्चर्य नहीं है, अभी भी वैसे ही है। जीवन को शरीर मानने का फलस्वरूप ही
हम तमाम परेशानी का आधार बना, परेशानियों को भोगे। अब वो परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा भी तैयार हुई, उसी इच्छा के आधार पर यह कार्यक्रम है। 4 अवस्था में से मनुष्य ही एक ऐसा आदमी है जो कि अपने को समझदार हुए बिना ये अपने में समाधानित होना नहीं। बाकी सब कैसे हैं भाई, समझे बिना कैसा रहते हैं, उनका माने नियम है दूसरा है। पदार्थावस्था जो नियंत्रित रहता है, तो जो कुछ भी बात रहती है वो नियम से नियमित रहता है, और वही प्राणावस्था आती है तो फलस्वरूप नियंत्रित रहता है। पदार्थावस्था नियम से नियंत्रित होकर नियंत्रित रहता है, ठीक है। उसके बाद जो प्राणावस्था आती है, जो अन्न वनस्पतियां होते हैं, ये बीजानुषंगी विधि से नियंत्रित रहता है। पदार्थावस्था कैसा नियंत्रित रहा, तो परिणामानुषंगी विधि से नियंत्रित रहा। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था के रूप में होना, निश्चित आचरण होना। ये इस बात को हम देख सकते हैं। ये जब निश्चित आचरण एक परमाणु में है, निश्चित आचरण एक अणु में है, निश्चित आचरण एक अणुरचित रचना में है, जैसा माने धरती में है, इस प्रकार की निश्चित आचरण जब है, मनुष्य में भी निश्चित आचरण की जरूरत है, ठीक है। उसी भांति प्राणावस्था में हर वनस्पति, औषधियां, झाड़, पौधे सब अपने अपने विधि से, बीजानुषंगी विधि से वो नियंत्रित है। बीज संयोग, धरती, हवा, पानी, इनकी संयोग से वो नियंत्रित है। और तीसरा अवस्था जीव, वंशानुषंगी विधि से नियंत्रित है। मनुष्य जो है ना, संस्कारानुषंगी विधि से नियंत्रित रहना है। संस्कार क्या है? समझदारी बराबर संस्कार। खत्म हो गया बात। समझदारी जब तक तब तक पूरा होने वाला नहीं है जब तक हम जीवन अस्तित्व को समझे नहीं है, तब तक ये समझदारी पूरा होना नहीं है। समझदारी पूरा होने का प्रमाण ही है मानवतापूर्ण आचरण। इस ढंग की बात बनता है। ऐसे मानव संस्कार अनुषंगी विधि से ये समझदार होता है, फलस्वरूप समाधानित होता है, व्यवस्था में जीता है। इनका आचरण मानवीय आचरण कहलाता है। जब व्यवस्था में जीता है, व्यवस्था में नहीं जी पाता है तो नहीं, उसका नाम है अमानवीय आचरण। ऐसा बन पाता है कहने में। अब उसके बाद ये मानवीय आचरण अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है। परिभाषा बन करके कहीं ना कहीं कुछ दूर तक पता लगता है ये हमको जरूरत है, नहीं जरूरत है, ये सब पता लगता है। पता लगने के बाद जो जरूरत है उसकी ओर आदमी का प्रवृत्ति होती है। फलस्वरूप वो स्वाभाविक रूप में जागृत होने की रास्ता बनी है, ठीक है। ये एक सामान्य घाट हुई। इन घाट के आधार पर हम पुनः आगे चलते हैं। तो संस्कार का मतलब तो आपको समझ में आ गई है कि जो समझदारी ही है। समझदारी तीन मुद्दे पर निर्भर है: मानवतापूर्ण आचरण, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, ठीक है। अस्तित्व दर्शन में 4 अवस्था की बात हुई। 4 अवस्था में से एक अवस्था है मानव। ये सारे अवस्था कैसे है? सत्ता में संप्रकृत प्रकृति के रूप में ही है। मानव भी सत्ता में संप्रकृत है, और पत्थर भी है, मणि भी है, धातु भी है, सारे जीव जानवर भी है, झाड़ पौधे भी है। सभी का सभी सत्ता में, व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु भिगा हुआ है, डूबा है, घिरा हुआ है। इस ढंग से सबकी स्थिति हुई। तो सबकी स्थिति होने की पश्चात यहाँ से और एक सूत्र की याद आवश्यक है। जीवन नित्य रहती है, निरंतर। जीवन कभी मरता नहीं, ना पैदा होता है। क्या बात है? जीवन ना तो पैदा होता है ना मरता है, ठीक हो गए। और शरीर पैदा भी होता है और मर भी जाता है, ठीक।
ठीक हो गई। तो जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने की कार्यक्रम है। जीवन सुखी होता है और जीव सब जीने की आशा से टंगे रहते हैं। जीने की आशा से वंशानुसंगीता विधि से जीते हैं। मनुष्य सुखी होने की विधि से जीना चाहता है और वंशानुसंगीत ढंग से जीने जाता है, परेशान होता है। इतनी ही बात है। ठीक, तो इसको अच्छी ढंग से हमको समझने की जरूरत है। इसको अच्छे ढंग से हृदयंगम करने की जरूरत है। इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। ये जरूरतों को पूरा करना हमारा काम है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो प्रमाणित करने का यदि कोई वस्तु है, इस बात पर अपन नजर डाल चुके हैं। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है, जिसको हम समझाकर प्रमाणित करते हैं। उसका विधि यह है, जब हम आपसे समझते हैं, उसको मैं जब दूसरों को समझा पाता हूं, तब आप प्रमाणित हुए। तब तक हम प्रमाणित हुए नहीं, आप प्रमाणित हुए नहीं। इस विधि से एक बहुत बड़ी भारी आसार इससे समझ में आता है। परंपरा में समझदारी बहती है, एक समझ में आता है। दूसरा सूत्र उसी के साथ अपने आप में समझ में आता है। ना समझी परंपरा में बहता नहीं है। ना समझी परंपरा में बहता नहीं है। इसका कैसा हम स्पष्ट कर लिए, इसके पहले स्पष्ट हो चुकी है। पुनः याद दिलाने की क्रम में ये बात को अपन स्वीकार चुके हैं। हम सही में एक हैं, गलती में अनेक हैं। किसी गलती को हम आगे पीढ़ी के लिए हम अर्पित भी करते हैं, उसके साथ उनका कल्पनाशीलता जुड़ करके नया तरीका बन जाता है। बहा कहाँ है? बहता है केवल समझदारी है। ना समझी बहता नहीं है। यह बात अपने को पता लगता है। इसी के साथ यह भी अपने को दूसरा भाग भी समझ में आता है। ना समझी को बहाने की क्रम में पीढ़ी से पीढ़ी कुंठित होना ही है। पीढ़ी से पीढ़ी कहीं ना कहीं कुंठित होकर के तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की दलदल में आना ही है। चाहे आप हो, मैं हो, हमारा पिताजी हो, कोई भी हो, हालत ये की है। यदि ये समझ में आता है तो और भी सुदृढ़ होता है समझदारी की आवश्यकता कितना है। समझदारी ही एकमात्र वस्तु है जो कि आगे पीढ़ी को अर्पित होता है। और उसमें क्या विविधता नहीं होता है? होता है। क्या बात विविधता होता है? और प्रस्तुति में विविधता होता है। हम एक गणित को 1-2 मिनट में हम ठीक करता हूं, आप जो है ना 1 मिनट में दो को ठीक कर देते हो। ये विविधता आती है। सही करने की गति और प्रखर होता जाता है। सही करने की तरीका और प्रखर होता जाता है। सही करने की सार्थकता और सुलभ होता जाता है। क्या बात है! ये छोटा सा काम, ये मैं समझता हूं सर्वमानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसीलिए समझदारी से संपन्न मानव परंपरा ही सही ढंग से परंपरा को और आगे पीढ़ी को अपने समझदारी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है और आगे पीढ़ी संतुष्ट होता ही है कि समाधान से सब संतुष्ट। समाधान ही समझदारी से ही समाधान होना है और समझदारी ना होने से समस्या होना ही होना। ये कुल मिलाकर के मतलब निकलता है। इस विधि से हम यहाँ पहुँचते हैं समझदारी की आवश्यकता और बलवती होने की जगह में आ गए। पहला समझदारी तो यही है जीवन स्वरूप। जीवन स्वरूप एक गठनपूर्ण परमाणु है, ठीक है। तो जिसमें प्रस्थापन विस्थापन क्रिया समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद वो गठनपूर्ण परमाणु कहलाया, नाम हुआ।
और गठन पूर्ण परमाणु में चैतन्य प्रवृत्ति बन गई। चैतन्य प्रवृत्ति का मतलब भी है संवेदनाओं को प्रमाणित करना। संवेदनशीलता जो है सुस्पष्ट है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों के रूप में संवेदनाओं को व्यक्त करना, ये जीवावस्था में ही आ चुकी। ज्ञानावस्था में मनुष्य संस्कार आनुषंगी इकाई होने के कारण संस्कार समझदारी ही होता है, गलतियां कोई संस्कार होता नहीं। गलती को एक भी आदमी स्वीकारता नहीं है, किंतु फंसा जरूर रहता है। बढ़िया, गलतियों को कोई आदमी स्वीकारता नहीं। कोई भी आदमी से कितने भी हजार गलती किया हुआ आदमी हो, ऐसे लोगों से हम पूछा भी हो, वो कहते हैं गलती किसको स्वीकृत होता है, गलती करने वाले को स्वीकृत नहीं तो किसको स्वीकृत होगा, ऐसा वो खुद ही बोलते हैं। तो इन तमाम गवाहियों के साथ हमको यही निश्चय निकलता है, समझदारी ही परंपरा का गंगा है और नासमझी ही है गंदी नाली, जिसमें हम परेशान होते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के अपने को हाथ लगने वाली बात यहाँ आता है। यहाँ से हम समझदारी के ओर जैसा ही हम समानता के ओर गए, समानता ही एक ध्रुव है। समानता के ध्रुव के बिना समझदारी टिकता नहीं। समानता का ध्रुव जीवन है। जीवन में गठन पूर्णता एक माने आयाम है। दूसरा आयाम है अक्षय शक्ति। अक्षय शक्ति को अपने में जांचने की विधि मैंने जो अपनाया वो यही है, हम जितने भी कल्पना करता हूँ करने की बावजूद और कल्पना करने की ताकत बनाई रहता है। मैं जितने भी आशा करता हूँ उससे अधिक आशा करने की ताकत बनाई रहता है। हम जितने भी विचार करता हूँ उससे अधिक विचार करने की ताकत बना रहता है। जितना हम इच्छा करता हूँ, इच्छा से अधिक और इच्छा करने की मैंने ताकत बना रहता है। इसी प्रकार जितने भी हम संकल्प करता हूँ और संकल्प करने की ताकत रहता ही है। जितने भी हम प्रमाणित होता जाता हूँ और प्रमाणित करने का ताकत मुझ में बना ही है। इस ढंग से जीवन की अक्षयता को मैंने पहचाना। जीवन की अक्षयता को जीवन अक्षय होने के लिए और परिणामशीलता मुक्त हुए बिना हो नहीं सकती। ये तर्क विधि से जीवन की गठन पूर्णता को स्वीकारने की बात बनता है। जांच विधि से अक्षय शक्ति समझ में आता है, अक्षय बल भी समझ में आता है। अक्षय बल में ये होती है जो जैसा हम जितने भी आशा किया उसका फलन से हम संतुष्ट हुए असंतुष्ट हुए, यह हमको पता लगता है। मैं इसको जानता हूँ, हम संतुष्ट हुए या नहीं संतुष्ट हुए। संतुष्टि हमारा वांछित वस्तु है। संतुष्टि नहीं होने पर पुनः हम प्रयत्न करता हूँ, शोधता हूँ कैसा आशा करें जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। ये क्रम चलता है। चलते चलते ये पता लगा कि जितने भी हम तुलन करता हूँ वो तुलन में भी हमारा संतुष्टि हुआ कि नहीं हुआ, ये हम जांचता ही हूँ। साक्षात्कार जितने भी किया, जो जिसको हम मूल्य समझा, संबंध समझा, वो समझा, ये समझा, इसको हम साक्षात्कार करता ही हूँ, उसमें संतुष्टि मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद हम ये भी करता हूँ, हमको वाक्य में ये मूल्य बोध हुआ कि नहीं, संबंध बोध हुआ कि नहीं, वस्तु बोध हुआ कि नहीं, अस्तित्व बोध हुआ कि नहीं, इसको हम जांचता ही रहता हूँ। जांचने पर पता लगता है, हम जांचता हूँ तो सही निकलता है, कौन सा तृप्ति मिलती है। यदि कहीं भी लगता है यह इस जगह को जांचा नहीं था, उसको जांचने पर सही होता है। इस ढंग से हम और अनुभव का मतलब भी होता है जो कि अस्तित्व में जैसा है, अस्तित्व में जो वस्तु जैसा है उसको वैसे ही समझने वाली बात का नाम है अनुभव। ये बात हमको समझ में आया कि नहीं, पदार्थावस्था समझ में आया कि नहीं, इसको जांचता हूँ तो पता लगता है समझ में आया है। प्राणावस्था समझ में आया कि नहीं, पता लगता है समझ में आया। जीवावस्था समझ में आया कि नहीं, पता लगता है समझ में आया। और उसी प्रकार ज्ञानावस्था समझ में आया कि नहीं, आया। ये समझदारी का आधार बनी। अब इसको समझदारी हमको समझ में आ गई है, इसको जांचा कैसा जाए, उसको व्यवहार में जांचा जाता है, कार्य में जांचा जाता है,
व्यवस्था में जांचा जाता है, 3 जगह है। अब मैं व्यवहार में, कार्य में 2 जगह में जांचा। अब व्यवस्था के रूप में हम स्वयं जीता हूं, किंतु समग्र व्यवस्था अभी बनाई नहीं मानव परंपरा में। हम स्वयं व्यवस्था में जीता हूं, ये बात सत्य है। व्यवस्था में जीने के बाद हमारा अनुभव के लिए पुनः प्रमाण मिल जाता है, हमारा अनुभव बुलंद होता रहता है। इस ढंग से अनुभव मूलक विधि से जीने वाली बात आई। इस ढंग से ये 4 अवस्था का प्रयोजन समझ में आया। मनुष्य जो है ना, समझदारी पूर्वक अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में जीता है, एक सूत्रीय हाथ लगी। और जीव अवस्था वंशानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है, और प्राणावस्था बीजानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है। ठीक है। और चौथा, जितने भी पदार्थावस्था है परिणामानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है। इस क्रम से पूरा अस्तित्व ही व्यवस्था में होता हुआ हमको समझ में आया है। बात अभी क्या दो टूक रूप में समझ में आती है आई कि एक संवेदनशीलता मूलक विधि से हम जीने की कला को विकसित करना, ये काम पूरा हो गई है, मानव कर लिया। इसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है वो सब कर लिया मैं सोचता हूँ, क्योंकि संवेदनशीलता विधि से जो जीने के लिए जो ज़रूरत है वो जरूरत की वस्तुएं जो है मनुष्य को छोड़ करके बाकी चीज़ है। मनुष्य को छोड़ करके बाकी चीज़ है तो वो जीव संसार है, वनस्पति संसार है और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया अपने उपयोगिता को, अपने लिए वस्तु को पाने के लिए, वो आपको सबको विदित है। ये इतिहास पूर्वक हम कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफल हुए वो बात आप हमको पता है। ये सफलता विफलता को जब आकलित करने जाते हैं, हम सफल होने के लिए और किसी को विफल करते हुए हम सफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन का कारण होता है। वही आज की विषम परिस्थिति है। हम अपने से जो संग्रह सुविधा के लिए जितने भी हम काम किए उसमें से धरती तंग हो गई। धरती अपने तंगाई से मुक्ति पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसको एक प्रकार प्रयोग करके ही सिद्ध करना चाहिए। हम जो कुछ भी धरती के साथ अभी अपराध कर रहे हैं उसको एक बार रुकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए जो अभी जितने भी और विज्ञान तकनीकी बात किए हैं अथवा कलात्मक बात शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इस समग्रता से ये चीज आ नहीं सकती। जो कला के रूप में हम जो कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं इसमें शिक्षा संसार में, और तकनीकी विज्ञान के रूप में जो कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं, इन समग्रता को यदि हम एक साथ एक नज़र में लाएं, इससे करवट लेने की कोई जगह नहीं है। इसमें और डूबने की जगह है, माने और भी धरती को नाश करने की जगह है और पर्यावरण को और प्रदूषित करने की जगह है और मनुष्य एक दूसरे से और तंग होने की जगह है और परेशान होने की जगह है। इसमें इससे राहत पाने की कोई सूत्र नहीं है। अभी तक जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन सभा जैसा एक ये भी सभा सुनते हैं, सभी राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं, उसमें बड़े बड़े चीज़ बहुत अच्छे चीज़ निर्णय प्राप्त होता है। अभी तक यही निर्णय हुआ, यह भी निर्णय नहीं हो पाया। सामरिक शक्ति, सामरिक अधिकार जो वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था में होना चाहिए या राष्ट्र में होना चाहिए, अभी तक वो वादाग्रस्त है ही है। अभी तक तो वो पूरा नहीं हुआ। पहले मुद्दा यही है। और उसके बाद ये इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में सोचने के लिए भी संस्थाएं बन चुकी हैं। अभी तक ये तय नहीं हुआ सभी देश में दो सुखद शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो अभी तक तय नहीं हुआ है। इसका गवाही यही है, हर वर्ष में 4 बार शिक्षा का समीक्षा, पुनः पुनर्विचार, पुनः समीक्षा, पुनः पुनर्विचार। इस पर हम जो इस 50-60 वर्ष की या स्मरण के अनुसार
मैं कहूँ तो यही हमसे कहना बनता है, और बारंबार इसके ऊपर कोई धनराशि व्यय करने की, अपन जिसको चाहते हैं उनको वो धन मिल जाए, ऐसा सोचने के अलावा दूसरा कोई चित्र मिला नहीं। तो ये कहने के लिए ये कोई चीज़ मिली नहीं अभी तक। इतने समीक्षाएं के बाद देश विदेशों में सभी धरती के छाती पर जितने भी समीक्षा हुई, उसमें जो यही हमको करना है ऐसा अंगुली न्यास करने योग्य कोई बिंदु मिला नहीं। और भी पुनर्विचार करना है, पुनर्विचार करना, पुनर्विचार तो करते रहना, जब तक मिट ना जाए तब तक पुनर्विचार करें। जब कोई मानव परंपरा में हर मानव किसी निश्चय में आवे ना करे, शरीर यात्रा ही शांत हो जाए, उसका क्या मतलब निकलेगा भाई। अब पहले ये भी एक मुद्दा है, क्या हम हर मानव जो मानव कुल में किसी के गोद में आता है उनको शरीरावधि में वे निश्चय चाहिए कि नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इस बात पर भी सोचने की एक आवश्यकता है। मेरे अनुसार इसकी आवश्यकता बाल्यकाल से ही रहता है। उसका कारण मैंने ये पाया है, बाल्य स्वरूप से ही मैंने अध्ययन किया है, हर मानव संतान जो सही करने की इच्छुक रहता है और न्याय पाने की आवश्यकता उनमें बना ही रहता है, न्याय का अपेक्षा बना रहता है, सही करने की इच्छा समाई रहती है और सत्य वक्ता होता है। झूठ बोलना बच्चे नहीं जानते, जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं झूठ बोले बिना रहा नहीं जा सकता। वो राज्य के रूप में भी झूठ बोलने को एक बहुत रहस्यमयी तत्व मानी गई है, ये सर्वविदित बात है, और व्यापार में झूठ समाये हैं, ठीक है, और शिक्षा में सच्चाई उभरती नहीं है। तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाए। इस प्रकार से मनुष्य जो है ना, परिस्थिति के बाध्य होकर, दास होकर, परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति के प्रभाव के अनुसार यह अपने दिनचर्या को बनाने के लिए तैयार होता है। जो पहले जैसा था और उतना तो वो तो पा ही जाता है, उसके साथ और कल्पना लगाता है और अच्छे झूठ हो जाता है, और अच्छे और कुछ अपराध हो जाता है। इस ढंग से अपराधों की संख्या बढ़ी है, ऐसा मेरा सोचना है। जैसा पेपरों में पढ़ते हैं और हर दिन जो इसकी गाथाएं आते ही रहते हैं, तो ये माध्यमों से, जैसा टीवी वगैरह से और दूर श्रवण से, अर्थात क्या कहते हैं, आकाशवाणी से भी हम इन सभी बातों को सुनते ही रहते हैं। इन सब सुनने के आधार पर हम जो निर्णय ले पाते हैं, माने एक अपने मन को सजो पाते हैं। कुल मिलाकर निर्णय क्या होता है इसमें, तो एक सजो पाते हैं, ये आता है इतिहास के अनुसार हम कोई गम्य स्थली में पहुंचे नहीं, पहुंचने की तड़प सभी ओर दिखाई पड़ती है। सभी बड़े बड़े संस्थाएं शुभ चाहते हैं, हो नहीं पाता। यह संकट को तो सभी झेल ही रहे हैं, राज्य संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सभी यही पर फदियत में पड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई पड़ती है। मैं समझता हूँ इससे छूटने की आवश्यकता तो है ही। इससे छूटने की आवश्यकता जो पहले बताया, हम यदि शरीर संवेदना के आधार पर कितने भी और काम करें, कितने भी और जितने भी धनराशि को मने सारा जंगल काट करके नोट बना दें, तो भी नहीं होने वाला है। होने वाला कब है भाई? आदमी को समझदार बनाओ, सुखी हो जाओ, एक ही बात है इसमें। समझदार बनाने के एक ही मुद्दा है, अस्तित्व को समझना ही होगा सह अस्तित्व के रूप में, जीवन को समझना होगा प्रामाणिकता के रूप में ही, अनुभव के रूप में ही जीवन को समझना होगा। और यदि मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना होगा तो मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही समझना होगा। दूसरे विधि से मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना ना तो आपसे बनेगी ना मुझसे बनेगी, ये सच्चाई है। तो जब कभी हम समझेंगे, ये की विधि से समझेंगे कि मानवीयतापूर्ण आचरण को हम मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही करेंगे। उसका पृष्ठभूमि आपको विदित कराया है, संबंध सहअस्तित्व सहज विधि से समीचीन है। क्या बात है, इसमें आप हमको कुछ लैबोरेटरी बनाना नहीं है, ना कोई युद्ध करना है, दोनों नहीं करना है। तो सहअस्तित्व सहज विधि से संबंध
बिल्कुल समीचीन है। इसको जानना मानना है। इसको उसके जानने मानने पर पहचानना निर्वाह करना बन ही जाती है। जानने मानने के अभाव में जानना मानना क्या चीज होता है? प्रयोजनों को जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने की जगह में हम रिक्त होने के फलस्वरूप पहचानने निर्वाह करने में भी हमारा भट्टा बैठ गया। जैसा धरती की संबंध को पहचानने में हम चूक गए और धरती का प्रयोजन को समझने में हम चूक गए। ये ज्वलंत उदाहरण है। और पर्यावरण को हम समझने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजनों को हम समझने में चूक गए। उसी से अपना भट्टा बैठी हुई है। ये मानव जाति की भट्टा बैठ गई है। इसको भले प्रकार से समझने की आवश्यकता। इसी आधार पर शायद है, यदि इस धरती पर मानव परंपरा यदि रहना है तो उसके लिए कैसा करवट लिया जाए, उसके लिए ये पूरा प्रस्ताव है। और कोई हमारा कोई आशय नहीं है, इतने ही भर आशय बनता है। तो इसके पूरा जीवन जो भटकाव का आधार क्या बनी बताया। भ्रमित होने का आधार, हम संवेदनशीलता विधि से हम सारा निर्णय लिए। ये संवेदनशील विधि से निर्णय लेकर जीने वाला बात पशु संसार में संपन्न हो चुकी है। इसको भले प्रकार से आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो यदि कोई ऐसा परिस्थिति आता है उसको हम अध्ययन कराएंगे। इसको हम भले प्रकार से जानता हूँ, ठीक है। और मनुष्य संवेदनशीलता के सीमा में जीने जाता है, मनुष्य को तृप्ति मिलती नहीं है। अतृप्त आदमी जो जो करना है वो सब कर ही देता है, वही किया है अभी तक। अतृप्ति विधि से तो हम सारा कुछ कर्म कर डाला, वो अतृप्ति विधि से और भी जो करना है कर डालेंगे, उसको कौन रोकेगा। वो अतृप्त विधि को तृप्त विधि में लाने की काम है। इसी को हम दूसरी भाषा कह रहे हैं जागृति। तृप्ति कहाँ से आता है भाई? तृप्ति जो है समझदारी, समझदारी का मतलब होता है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इसकी तृप्ति, इन चारों के परस्परता में जो तृप्ति बिंदु है, यही तृप्ति का स्रोत है। यह नित्य स्रोत है। एक दिन रहेगा दूसरे दिन मिट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यह निरंतर स्रोत है। क्यों निरंतर स्रोत है? जीवन नित्य है। जीवन तो कभी मिटता ही नहीं है। जीवन में यदि समझदारी आता है, तृप्ति भी निरंतर रहेगी। तो जीवन में समझदारी नहीं आती है, तृप्ति भी नहीं रहेगी। बस इतनी ही बात है, छोटी सी बात है। वो समझदारी भी एक बहुत दुरूहता की जैसा मुझको नहीं लगता है। यह जरूर रही परंपरा में ना होने से मनुष्य के लिए हर व्यक्ति को अनुसंधानित करने का समय और साहस, ये दोनों जुड़ नहीं पाती थी, ऐसा मैं सोचना है। क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग विद्वान, क्योंकि अनुसंधान के लिए तुले नहीं हैं। ये सभी बातें हम देख चुका हूँ। इस आधार पर जहाँ तक एक प्रस्ताव आने की देरी थी, वो शायद है पूरा हो गया है, या इससे अच्छा प्रस्ताव कहीं से मिलता है तो उसको भी देखा जाए। इसमें कोई मैंने एकाधिकार की बात होती नहीं है। समझदारी सर्वमानव का अधिकार है और हर व्यक्ति इसका अनुसंधान कर सकता है, इसमें अपना योगदान दे ही सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। यह हुआ समझदारी की आवश्यकता है। इस पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कोशिश किया। ये अनुनय विनय जहाँ तक आप लोगों को मैंने स्वीकार होता है, नहीं स्वीकार होता है तो आप ही निर्णय करेंगे। सब सही होगा, जो भावी क्षणों के लिए जरूरत होगा वही होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। तो मनुष्य अपने भावी क्षणों को निर्मित करता है। इसके आगे और एक ध्यान आकर्षण, मनुष्य ही अपने भावी क्षणों का निर्माता है। इसको हम ऐसा देखे हैं, हम जैसा घर बनाते हैं वैसे ही घर में हम आवास करते हैं। घर गिरने की जैसा रहता है, हम एक दिन भले अच्छे दिन में उसी घर गिर करके हम दब के पूरा हो जाते हैं, ये भी होता है। यदि अच्छा घर बनाए रहते हैं, उसमें बढ़िया ढंग से बच्चे बड़े सभी कोई जीते हुए भी और खुशहाली मनाता हुए भी देखा गया है। ये दोनों चीज़ देखे हैं। और इसी विधि से हमारा जो आवास बनाने का विधि है, अग्रिम भविष्य का आधार हमारा बनावट में ही है। इसी प्रकार कपड़ा बनाते हैं,
इसी प्रकार आहार पैदा करते हैं। आहार पैदा करने में क्या है, आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। ये प्राण कोशाएं जितने भी जो बन जाते हैं वो सब मिट्टी में जब मिलते हैं ये उर्वरक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप में उर्वरक वस्तु यही है। प्राण कोशाएं बनते हैं और प्राण कोशाओं से रचनाएं होते हैं। वो रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिलता है। उसका नाम है क्या चीज? उर्वरक। धरती में जितना उर्वरकता की आवश्यकता है वो सब स्थापित होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते 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 विज्ञान युग आया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनानुपाती विधि से शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता की जो स्रोत थी वो कम हो गई। अब उसके लिए पुनः शुरू किए और कोई विधि से, तो समुद्र की सारा नमक ले जा करके धरती पर बिछाने की जुगाड़ सोचा। वो ये रासायनिक उर्वरकता की मूल तत्व है। और दूसरा आम्ल, क्षार और आम्ल, दो पर आधारित जितने भी रासायनिक खाद को बताते हैं। और इसमें से इसको संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत बड़े लोगों को तैयार कर रखते हैं, पाल रखते हैं। उससे हम सब संसार को कल्याण कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं। इस विधा में हमारा सोचना ऐसे रहे तो प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है, जो वनस्पति जन्य जितने भी खाद है, उसी से ये धरती बच सकती है। धरती की मैंने सतह में जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको समुद्र में ले जा करके वह अपना दे देता है, समुद्र उसको बनाए रखता है। सारा क्षार, जो क्षार जरूरत नहीं है धरती के सरफेस में, और उसको समुद्र में ले जा करके छोड़ना होता है। और वो कब कैसे, उसका संतुलन कैसे बनी? वो वृक्षों से, झाड़ से, वनस्पतियों की जो धरती की सतह में जो सघन रूप में रहने की स्थिति में है, ये सब चीजें संतुलित रही है। अब तो जंगल तो काट चुके, अब क्या किया जाए? अब तो उसके बारे में ध्वनि तो निकलता है, जंगल लगाया जाए। कौन लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए? ये सब प्रश्न तो मनुष्य को विकराल रूप में बाधा कर ही रहा है। और कुछ कुछ करते भी हैं, कुछ सफलता भी होता होगा, कुछ निरर्थकता भी होता होगा। ये सब होते ही जा रही है। तो ये सब पिचकाट हमारा ही भविष्य की क्षणों के लिए हम समस्या पैदा किया। वो समस्या को ढकने के लिए और एक समस्या पैदा करते हैं, और एक समस्या को ढकने के लिए और एक समस्या पैदा करते हैं। इस ढंग से समस्या ढकता नहीं है। यदि ढक जाता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। समस्या से समस्या ढकता नहीं। किसी एक छोटा सा भी समस्या को कितने भी बड़ा भारी समस्या से ढका जाए, ढकता नहीं। ठीक है। तो इसको विशेष करके ये देखा गया है, ये बड़े बड़े देशों में भी, छोटे देशों में भी, जहाँ कहीं भी जो उन्नत पदों में बैठे रहते हैं, उनके लिए खतरा पैदा होने पर देश की खतरा पैदा करके अपना सुरक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। इसको देखा गया है, इसको जाना गया है। तो इससे कोई समस्या हल हुई नहीं। इससे कोई और भी एक समस्या और बड़ी समस्याएं पैदा होती गई, इससे कोई चीज हल हुआ नहीं। ये भी देखा गया। ये सब कहने का मतलब और कोई अर्थ नहीं है, ना कोई शिकायत की बात है, ना कोई निंदा की बात है। घटित घटनाओं का एक आकलन है। इन आकलन के साथ साथ पुनर्विचार करने की प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है। ये सब आकलन इसीलिए है, पुनर्विचार करने के लिए शायद प्रेरक हो जाए, इतने के अलावा और कोई कारण नहीं। तो इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर के जीवन अपने 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है, यही जागृति है। संवेदनशीलता विधि से 4.5 क्रियाएं प्रमाणित होते हैं। जागृति विधि से 10 क्रियाएं माने प्रमाणित हो जाते हैं। इतनी ही छोटी सी काम है। 10 क्रियाएं प्रमाणित होने के लिए क्या चाहिए भाई? वो बताया पहले, जो विद्या के साथ ये बात तय किए
तो हम समझदारी को प्रमाणित करना ही है। ठीक है, जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का जो काम है इसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के क्रम में 10 क्रियाएं काम करेंगे। जानने मानने की तृप्ति मिलने में जो जागृति कहलाता है, यही अनुभव कहलाता है। जानने मानने की तृप्ति बिंदु आ जाए तो अनुभव कहलाता है। यही इसी क्रिया का नाम है अनुभव। यह आप में भी होता है, मुझ में भी होता है, एक आज पैदा हुआ बच्चे में भी हो सकता है। इसीलिए सभी अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं, यह प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है। तो इसमें यह भी एक उपकार दिखाई पड़ती है मुझे। ये आप सबको कैसा स्वीकार होता है इसको आप ही बताएंगे, सत्यापित करेंगे। इसमें पुरोहितवाद की कोई स्थान नहीं है। मैं स्व सबको तारूंगा वाला बात से मुक्ति है। हर व्यक्ति अपने समझदारी से ही भ्रम मुक्ति पा सकता है। हम भ्रम से मुक्त हुए, मैं मुक्त हुआ हूं, मैं मुक्त होने मात्र से आप मुक्त हो गए ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। ये मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। हम भ्रम मुक्त हूं, ये बात सच्चाई है। क्यों इसको सच्चाई कैसा कहता हूं? आपको हम समझा ले जाता हूं, आप प्रमाणित होते हो, इस आधार पर कहता हूं। ठीक है, तो इससे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु आती है। एक व्यक्ति तर जाने मात्र से सारा संसार तर जाएगा वाला बात जो थी, तो वो पर्याप्त नहीं हुआ। उसका यदि तरने की विधि है तो अध्यवसायिक विधि है, अवधारणा विधि है, समझदारी की विधि है। समझदारी की विधि तक जब तक नहीं आता है, कोई आदमी समझ गया है, तर गया है, ये सब बात पर यकीन करना बहुत दुस्साहसिकता है। इसमें कितना हम सफल हुए, कितना पाए, कितना खोए, इसका भी एक आकलन हो सकता है। कहने के मतलब जैसा आदर्शवाद के अनुसार यह ज्यादा प्रचलित हुई, इस पर भी आदमी तुला, इस पर आदमी काम किया, इस पर अपना जान छिटकाया। जो बहुत सारे लोग साधना कर्म में चले गए, तो हम बहुत कुछ पा चुके हैं या खो चुके हैं, दो में से एक हो चुके हैं, उसका भी आकलन हो सकता है। उसका आकलन हम मेरे नज़रों में आई कि अभी तक जो आश्वासन तो लंबी लंबी बहुत सारे सदग्रंथों में बताई गई है, किंतु उसका प्रमाण इस धरती के छाती पर एक भी आदमी में निकला नहीं। एक भी आदमी निकला नहीं। तो जब निकला ही नहीं तो हम क्या करेंगे? परंपरा में आता ही नहीं है, उसका कोई स्थान ही नहीं है। तो एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था, खोया था, इसको हम कहे भी कैसे? ये बहुत दुष्पार की बात है। ये बात सही है, परंपरा में जो चीज़ है नहीं है उस पर हम यकीन करना इतना हम सुलझने का कोई तरीका नहीं है। पर जो सुलझने की तरीका होगा वो परंपरा में आएगा ही। सुलझने वाला नहीं है वो कोई परंपरा में नहीं आएगा। ये तो बात सच्चाई है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जो अभी तक जितने भी आदमी बहुत सारा गलती अपराध किया, उसका कोई परंपरा होता नहीं है, और नया तरीके की गलती अपराध होता है, उसका कोई परंपरा नहीं होती। तो उसके ऊपर भी काफी शोध हुई है। जो देशों में अपराध कक्ष बना करके, शाखा बनाकर क्या क्या तो करते हैं, वो ज्यादा जानते ही हैं। तो उसके ऊपर भी निश्चित शोध पत्र स्थापित करना अभी तक हुआ नहीं। अभी तक की जो अपराध शाखा में यही सुनने में आता है, उनको ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा गया, यह अपराध ऐसा करते हुए पकड़ा गया, उसके लिए ये परिणाम हो, इसके लिए ये परिणाम है, ऐसे ही हम सुनने में आती है। तो इस ढंग से अपराध और गलती का कोई निश्चित परंपरा हो जाए, वो कोई चीज होता नहीं। जब कोई भी परंपरा होता है, मानव के जीने की कला का परंपरा होता है, मानव की समझदारी का परंपरा होता है। ये मुख्य बात है। मानव का और कोई परंपरा नहीं होती है। मानव का जीने की कला का परंपरा होता है, समझदारी का परंपरा होता है। समझदारी का परंपरा अध्यवसायिक विधि से हो पाता है। जीने की कला का परंपरा परिवारगत होता है, परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाता है। ये तीनों विधि से
तो आने के लिए जो आधार है, जो शिक्षा से जो प्राप्त समझदारी है और माने उसके ऊपर दृढ़ता है, जो संकल्प है, उसके ऊपर जो अपने निष्ठा को हम व्यक्त करते हैं, उसी के आधार पर पूरा जीने की कला निष्पन्न होती है। इसी प्रकार मैं भी अपने में जो जीने की कला को देखा, हमारा समझदारी के आधार पर ही मैं स्वयं जीने की कला को पाया। ये मुख्य बात है, ये भी एक मुख्य बिंदु है। जीने की कला में का ध्रुवीकरण के बारे में बताया। समझदारी पूर्वक जीने की कला जब कभी भी आती है, उसमें निश्चित रूप में, मैं शतशः निश्चित रूप में व्यवस्था में जीना ही बनता है और कुछ होते ही नहीं। उसका कारण भी बताया। जो और अन्य सभी संसार बिना स्कूल के, कॉलेज के ही तो बीजानुषंगी विधि से, परिणामानुषंगी विधि से, वंशानुषंगी विधि से, तो सारा प्रकृति व्यवस्था में ही है। इन व्यवस्था में रहता हुआ जो प्रकृति है, उनमें समझदारी की आवश्यकता नहीं रही। समझदारी का मतलब जो जानने मानने की पक्ष की ना होते हुए पहचानने निर्वाह करने की विधि से नियंत्रित रहना, नियमित रहना, संतुलित रहना बन गई। मनुष्य को न्यायिक रहना आवश्यक है, तो नियमित भी रहना है, नियंत्रित भी रहना है, संतुलित भी रहना है और न्यायिक भी रहना है। न्यायिक हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं। तो यह सामुदायिक बन करके कभी भी वाद विहीन हो नहीं सकता। सामुदायिक बनता है तो स्वाभाविक है जो वादा विवाद आता ही है और तमाम जो द्रोह विद्रोह आता ही है और संघर्ष आता ही है, युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है। ये चारों संपदा रहते हुए, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध रहते, आदमी सामाजिक बन गया, ऐसा कैसा माना जाए? यदि इसी को माना जाए तो फिर बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, एक ही भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए। उसको क्यों बांध रखते हैं? तुम मार नहीं सकते, हम मार सकता हूं, ऐसा क्यों सोचा जाता है? यह कहां तक न्यायिक हुआ, कहां तक उपयोगी हुआ? ऐसा सोचा जा सकता है। तो इन मार्मिक मुद्दों पर, मैंने मार्मिक मुद्दा का मतलब बहुत सारे लोग जो स्वीकार चुके हैं, मान चुके हैं एक प्रकार से, ऐसे मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना है।